स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था आपको याद करो, डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ कि डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगर बाहरी फील्ड में रख दें तो थोड़ा सा चार्जेस डिस्प्लेस होता है, वो अपनी फील्ड तैयार कर लेता है। और वो जो अपनी फील्ड तैयार करता है वो एक्सटर्नल जो फील्ड आपने अप्लाई किया है उसके अपोजिट। तो उसी पे मैं आज पढ़ाऊँगा, ध्यान से देखना कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, देखो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी एक था टॉपिक कंडक्टिंग स्लैब, आज टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। तो आप एक बात ध्यान से देखना, अभी तो पैरेलल प्लेट है, एक प्लस है एक माइनस है, कुछ नहीं है तो ई नॉट वी नॉट सी नॉट। जब कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, नॉट 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 मानेंगे, ठीक है। ई नॉट वैक्यूम, वी नॉट वैक्यूम में वोल्टेज, सी नॉट वैक्यूम में कैपेसिटेंस, कुछ नहीं है। क्या होता है, वी बाई डी से लिख सकते हैं ई नॉट को वी नॉट बाई डी, या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस ने बताया था दो प्लेट के बीच, और सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, हर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। इंसर्ट कर दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देखो अब बीच में एक टी थिकनेस का हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। तो बेटा एक बात बताइए, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो कंडक्टिंग तो है नहीं जो इतनी दूर की इंटेंसिटी को जीरो कर देगा, ये अपनी भी फील्ड बनाएगा। याद है ना, अगर बाहरी फील्ड इधर से इधर है प्लस से माइनस, तो अंदर फील्ड इधर से इधर आएगी, क्योंकि इस फील्ड की वजह से अंदर के पॉजिटिव इधर शिफ्ट कर जाएंगे और अंदर के माइनस इधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक हमेशा अप्लाइड फील्ड उधर है तो अपोजिट में बनाता है, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो ई है वो ई क्या है, ई क्या है बेटा, ये अंदर की फील्ड है, तो इसे कौन सा फील्ड कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो जब अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर उसका वोल्टेज भी आएगा, इसको क्या कहोगे, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। डायग्राम देखो, आपको दिख रहा होगा सब कुछ क्लियर है ना। ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो अंदर उसने अपनी फील्ड बना ली, अपना वोल्टेज ला दिया। अब बेटा एक बात बताइए, आपको मैंने पढ़ाया था ना कि E बराबर डी वी बाई डी आर, वी होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे वी भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। चलो हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी मान रहे हैं, चलो स्टार्ट करो। अब मुझे एक बात बताओ, E इक्वल टू डी वी बाई डी आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी वी बराबर E इंटू डी आर, बात तो वही है, इंटेंसिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो इंटेंसिटी आ जाती है। चलो तो अगर इस पैटर्न पे अगर मैं देखना चाहूँ, इस पैटर्न पे, तो यहाँ पे दो वोल्टेज अब आ गए सिस्टम में, एक तो बाहर का वोल्टेज जो वैक्यूम में बचा है वी नॉट, और एक अपना डाइलेक्ट्रिक का अपना लिखते हैं। तो V को लिख सकते हैं, अगर इस पैटर्न में लिखे तो E इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ का V लेंगे तो यहाँ का E इंटू यहाँ की डिस्टेंस, तो V को लिख सकते हैं E इंटू टी, हो गया। अब बाहर का वोल्टेज क्या है, V नॉट, तो बाहर का वोल्टेज लिखोगे इसी पैटर्न पे, तो बाहर का लिखोगे तो बाहर की इंटेंसिटी इंटू बाहर की डिस्टेंस, तो D में से T गायब गया तो कितना हो जाएगा, D माइनस टी। क्या क्या मैंने पता चला, जब आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो दो जगह जो दो रीजन बनेंगे, एक विद डाइलेक्ट्रिक एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विद में नॉट नहीं लगा है और बाहर में तो नॉट लगेगा ही, बाहर तो खाली है। फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को इस पैटर्न से लिखा है, क्या, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, तो अंदर का लिखेंगे तो E इंटू यहाँ की डिस्टेंस, बाहर का लिखेंगे तो बाहर का E इंटू बाहर की डिस्टेंस, तो D में से T गायब कर दो तो क्या हो जाएगा, D माइनस टी। अब इस सिस्टम का टोटल नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज तो स्केलर है, दोनों को जोड़ दो, एक बाहर वाला और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, एक बिना स्लैब के मीडियम वाला और एक स्लैब के मीडियम वाला, जोड़ दो दोनों को। V नेट बराबर, अब V को जो E के टर्म में लिख सकते हो E नॉट इंटू डी माइनस टी, और इस V को E इंटू टी। बस मैंने क्या किया, वोल्टेज में V को हटाकर E की एंट्री करा दी, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। अब तो अब स्टूडेंट, अब आप एक बात बताओ, यहाँ तक जब मैंने बता दिया कि V नेट को ऐसे लिखेंगे और V को E में बदल देंगे इस पैटर्न पे, अब क्या करेंगे, मैंने क्या पढ़ाया था कि हर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, आप याद करो। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो क्या करते हैं, जो बाहर की अप्लाइड फील्ड है, जो डाइलेक्ट्रिक पे अप्लाई की गई है बाहर से, उसकी इंटेंसिटी और अपॉन जो डाइलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बना रहा है डिवाइड कर दो, तो उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है ना, अप्लाइड अपॉन डाइलेक्ट्रिक का। तो यहाँ से E क्या बन जाएगा, इधर ला दो तो E नॉट बाई के। अगले स्टेप में अब E जो था उसको E नॉट में बदल दो, तो क्या बन जाएगा, वही इक्वेशन, V नेट बराबर E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट बाई के इंटू टी, राइट। इसके बाद बताओ, E नॉट कॉमन ले लो तो D माइनस टी प्लस टी बाई के, और गॉस ने क्या बताया था,
अगर वैक्यूम हो तो दो प्लेट के बीच ई नॉट को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। उसके बाद जवाब देना, फिर सिग्मा को क्या लिख दोगे, चार्ज अपॉन एरिया, राइट। फिर चार्ज को क्या लिख दोगे, सी इंटू वी, चार्ज को सी वी कर दो, लेकिन वी कौन सा, तो पूरे सिस्टम का है ना बेटा, ये पूरे सिस्टम का है, तो वी भी क्या लेंगे, वी नेट, ना वी लेंगे ना वी नॉट, बस। फिर सी वी नेट इधर भी, वी नेट इधर भी था, वी नेट कट गया, सी इधर छोड़ दो, इधर शिफ्ट करो, तो ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आपको याद है कंडक्टिंग स्लैब में ये नहीं होता था, सिर्फ डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी होता था, और यहाँ देखो क्या फॉर्मूला है, देखो बोर्ड पे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, याद रखना। लेकिन अब आप देखो यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला है उसकी थिकनेस डिस्टेंस से कम थी, मतलब पार्शियली इंसर्ट किया था। पार्शियली का मतलब ये नहीं कि पूरा पैक था, कुछ हिस्सा तो खाली रह गया था, थिकनेस वाज लेस देन डिस्टेंस टी। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस हो जाए जहां टी और डी बराबर हो जाए, टी और डी बराबर होने का मतलब समझ में आया, मतलब ये कि वो स्लैब पूरी तरह से गैप को भर दे, पूरी तरह से गैप को एकदम पैक कर दे, फुल पैक। तो सोचो क्या होगा बेटा, जब पूरी तरह से पैक कर देगा, D बराबर T हो जाएगा। जब D बराबर T हो जाएगा तो जैसे यहाँ पे T के यहाँ पे D रखोगे तो ये D और D तो कट जाएगा, और इसको भी D जहाँ जहाँ T है वहाँ D बना दो, तो ये भी D ये भी D, तो ये तो कट गया, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई के ऊपर ले जाओ तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो देखो क्या था, स्टार्टिंग वाला था, एक्चुअल था, तो सीधे K टाइम्स। मतलब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर डालोगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट है कि पार्शियली डाल रहे हो या कंप्लीटली। अगर पार्शियली डाल रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का, और फुल पैक कर दे रहे हो तो कुछ नहीं, सीधे एक्चुअल का K टाइम्स। यहां से K फिर क्या निकाल सकते हो, C बाई सी नॉट। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर डिफाइन करने आया डायलेक्ट्रिक का इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो देखो क्या है, यहाँ ऊपर डायलेक्ट्रिक का आ रहा है, नीचे बाहर की मीडियम का आ रहा है, बट इंटेंसिटी के टर्म में उल्टा था बेटा, ऊपर बाहर के मीडियम का था, नीचे डायलेक्ट्रिक का था। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटेंसिटी के टर्म में ऊपर नॉट है, नीचे नॉट नहीं है, सी के टर्म में नीचे नॉट है, ऊपर नहीं है, उल्टा रिलेशन होता है। तो ये जो आपने देखा दैट वाज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या करना है पता चला, जब डालोगे तो बाहर अंदर भी एक मीडियम बनेगा, उसकी फील्ड उसका पोटेंशियल, बाहर की फील्ड बाहर का पोटेंशियल। मैंने टोटल पोटेंशियल को जोड़ा, फिर पोटेंशियल को इस रिलेशन से इंटेंसिटी में बदला, और के की हेल्प से ई को ई नॉट में बदल दिया, फिर तो आपको पता ही है। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब कैपेसिटेंस किसके साथ पूछा जाएगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। याद रखना, पार्शियली नहीं है, कंप्लीटली नहीं है। बहुत क्वेश्चंस कराऊंगे इसके ऊपर, ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखना बच्चे, अब मैं आपसे इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके एक चीज पूछूंगा, जरा ध्यान से मुझे जवाब दीजिएगा। अभी जो आपने देखा, अब इस फॉर्मूले में और इस इक्वेशन में एक बात बताओ, जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, जरा उसके बारे में बताओ। वी हैव, क्या आया हमारे पास, C इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया ना। देखो वही फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा जो अभी आपने समझा है ना। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ऐसा करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के इंटू डी। पता चला मैंने क्या किया, ऊपर सब में D से डिवाइड कर दिया, डिवाइड, राइट। अब देखो डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, देखना, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये तो C नॉट आ गया, पहले वाला एक्चुअल आ गया, 1 माइनस, यहां भी T बाई डी, यहां भी T बाई डी, T बाई डी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 बाई के। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये फॉर्मूला C इज इक्वल टू, ये था ही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C नॉट 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। यस, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला के वही फॉर्मूला है, वो एरिया वगैरह में था, ये एक्चुअल सी में, पहले वाले एक्चुअल कैपेसिटेंस में जब कुछ नहीं था तब, और डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद उनके बीच का रिलेशन है। तो देखो जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, ये भी एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूले को
एरिया हटाकर सी नॉट के टर्म में, मीन्स एक्चुअल कैपेसिटेंस के टर्म में, जब एक्चुअल का मतलब जब कुछ नहीं था उसके टर्म में ला दिया। ठीक है, अब इस पे इसी फॉर्मूले पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल देखो, इफ t बराबर 3d/4, तो समझ गए 3d/4 का मतलब साफ है कि t डिस्टेंस से कम है, 3/4 है, पार्शियली डाला गया है। देन फाइंड c, फाइंड कैपेसिटेंस एज किस रूप में, एक तो सी नॉट के टर्म्स में और एक के यानी क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में। बहुत आसान है, एक्चुअल सी के टर्म में और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में। अब कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला सी का, अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया मैंने। सी नॉट के टर्म में पूछा तो ये वाला लेके चलो, 1 माइनस टी बाई क्या, डी का मतलब ये टी बाई डी, पहले फॉर्मूला लिख दूं, 1 माइनस 1 बाई के। अब बताओ सी नॉट 1 माइनस, ध्यान से बताना, टी बाई डी, टी के यहां पे क्या रखोगे, 3d/4 रखो तो क्या आ जाएगा यहां पे 4/3, 1 माइनस 1 बाई के। टी के यहां पे क्या रख दिया हमने, 3d/4, तो रखोगे 3d/4 तो डी कट के ये बचेगा। सी बराबर, ध्यान रखना, सी नॉट 1 माइनस, जरा ब्रैकेट खोल दो, 4/3 प्लस 4/3 के, ब्रैकेट खोल दिया। और आगे देखो, सी नॉट 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4/3 सॉरी, कितना आ जाएगा बेटा, ऐसे 4/3 के माइनस 1/3, ठीक है ना। अरे 1 माइनस 3/4 करोगे ना बेटा तो माइनस 1/3 इधर कर दिया मैंने, इसको उठा के साइड में लिख दिया, ठीक है। एलसीएम ले लो, 3c नॉट अपॉन 4k माइनस 1, 4k माइनस 1, तो नई कैपेसिटी जो आ गई, बोलोगे सर 3c नॉट, ठीक है। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, ब्रैकेट हमने खोला ना तो 4/3 के नीचे आएगा, तो ध्यान रखना, सॉरी 4/3 के नीचे आएगा बेटा, थोड़ा सा सही कर लेना, के नीचे आएगा ना, के नीचे होने का मतलब, अब बताओ एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, अब जवाब दो ना, ये आ जाएगा ऊपर 3k नॉट, 3 के एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4 माइनस के, एलसीएम लोगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा, जब हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस 3d/4 लेके चलेंगे, तो अब जो नई कैपेसिटी आएगी वो क्या होगी, इस टर्म में बताना था, सी नॉट और के टर्म में। तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करो, फॉर्मूला आपको पता है, सी नॉट 1 माइनस t/d, टी के यहाँ पे क्या रखोगे 3d/4, टी के यहाँ पे क्या रखोगे, देखो 3d/4, तो जैसे 3d/4 रखोगे, टी के यहाँ पे देखो, इस टी के यहाँ पे जैसे आप रखोगे 3d/4, तो क्या होगा, ये d और d कट के 4/3 बन जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो 1 माइनस 4/3 माइनस प्लस 4/3 के, इसको माइनस करो तो माइनस 1/3 आएगा, इसको उधर कर दो, नीचे का एलसीएम ले लो, जब नीचे का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब नीचे का एलसीएम लोगे तो 3k हो जाएगा, 3k फिर ऊपर चला जाएगा, ये 4 और माइनस k, तो ये कैपेसिटेंस हो गया कब, जब आपने क्या इंसर्ट किया, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इन, और निकालना था कैपेसिटेंस एज टर्म ऑफ सी नॉट, नया कैपेसिटेंस, बस कुछ नहीं करना। तो ये जो आपने टॉपिक पढ़ा, ये छोटा सा बड़ा बेसिक सवाल था, ये जो बेसिक सवाल आपने किया, इस सवाल में आपने देखा कि अगर हम डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो नई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये वाला भी होता है और एक नए टर्म में ये वाला भी होता है। अगर मान लो एरिया देकर पूछता कि नई कैपेसिटी क्या होगी, डिस्टेंस वगैरह देकर, तो ऐसे सॉल्व कर देते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर एक्चुअल सी के टर्म में पूछता, पुराने वाले एक्चुअल सी नॉट के टर्म में, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, वो वैल्यू रख के थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा था कि नई कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटेंस और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में बताओ, ठीक है बच्चे। ये क्या क्या आपके सामने है सब कुछ कॉन्सेप्ट। तो ये टॉपिक पूरा आपके सामने जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो फिनिश हो चुका है। ये सारा टॉपिक डायलेक्ट्रिक स्लैब पे था, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और टॉपिक फिनिश करूंगा आज, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस का ग्रुपिंग, कैपेसिटर का ग्रुपिंग, कि अगर कैपेसिटर का आप ग्रुपिंग करते हो तो ग्रुपिंग करने के बाद हम उसकी कैपेसिटेंस में क्या चेंज देखते हैं और उसमें क्या फ़र्क आता है, अब वो बताने जा रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सा हम उसमें चेंज करें, उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करें,
बाय द ग्रुपिंग, जैसे आपने पढ़ा था सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग रेजिस्टेंस में, वैसे ही ग्रुपिंग है। तो अब जो क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ इस पर फिर क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्वेश्चन इज टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में पहला ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग। देखो ध्यान रखना, सीरीज ग्रुपिंग। तो मान लो आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, बहुत सारे, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर हैं और वो एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बैटरी होना जरूरी है ना, तभी तो चार्ज का फ्लो होगा, प्लस एंड माइनस। बैटरी में देखो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। तो मान लो ये कैपेसिटर C1 है, इसका कैपेसिटर C2 है, इसका कैपेसिटर C3 है। तो ये सीरीज की दो पहचान याद रखना, दो तीन पहचान है। पहली पहचान ये है कि जो भी चार्ज वगैरह फ्लो करता है सर्किट में, बैटरी से चार्ज निकलता है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। तो इसमें से अगर Q निकला तो सब में एक ही चार्ज जाएगा, सब में। तो इसकी पहली पहचान ये हो गई कि सब में जो चार्ज का फ्लो होगा वो सेम होगा, सेम चार्ज विल फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर। द पॉइंट 1 इसके लिए। अब ये प्लस है तो देखो ये प्लस होगा, इधर से ये माइनस है तो ये माइनस होगा, तो फिर दूसरा वाला प्लस माइनस प्लस, ऑब्वियसली बात है जब एक प्लस हो गया तो अगला माइनस ही होगा। तो पहली पहचान तो ये हो गई किसमें, सीरीज ग्रुपिंग में, कैपेसिटर में, कि सर पहली पहचान ये हो गई सर कि जितने भी कैपेसिटर हैं सब में चार्ज का फ्लो सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात सर ध्यान रखना कि जब कैपेसिटी अलग अलग होगी तो वोल्टेज फिर अलग अलग हो जाएगा, फिर वोल्टेज बदल जाएगा। मान लो इसका टोटल वोल्टेज V है तो यही V सब में बढ़ जाएगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हो वो बढ़ जाएगा, याद रखना। और क्या है, प्लस एंड माइनस, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़े होंगे। नोट्स में साफ लिखा है, क्लियर लिखा है, देखो आप खुद से देखो, इसका प्लस अगले के माइनस से, इसका प्लस का प्लेट अगले के माइनस से, इसका प्लस का प्लेट अगले के माइनस से। तो तीन पहचान याद रखना, एक तो चार्ज सब में सेम फ्लो करेगा, द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट, एक तो चार्ज सब में सेम फ्लो करेगा बेटा, सब में चार्ज सेम जाएगा। दूसरी पहचान क्या है कि अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो इसका जो पोटेंशियल होगा, यानी जो उसकी वोल्टेज होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। और तीसरी पहचान कि एक प्लेट का प्लस अगले के माइनस से जुड़ेगा। तो ये तीन पहचान है किसकी, सीरीज ग्रुपिंग की। तो इस सीरीज में क्या होता है, जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो चार्ज निकलता है वो नहीं, जो इसका वोल्टेज होता है ना वो सब में बढ़ जाता है। तो V को लिख सकते हैं फिर इस हिसाब से, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन है तो तीन में बटेगा, चार है तो चार में बटता है, पांच होगा तो पांच में बटेगा, ठीक है। अब ये सब सीरीज ग्रुपिंग के बारे में समझ लो। अब जब आप ये बोल रहे हो तो यहाँ से फिर V को क्या जानते हो आप, अभी मैंने पढ़ाया Q बराबर CV, तो इस हिसाब से V बराबर Q बाई C। तो देखो तो जरा लिखो, V बराबर Q बाई C, तो यहाँ पे Q बाई C1, यहाँ पे Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, राइट, हो गया। Q बाई C1, सबको V को हमने Q में बदल दिया, Q Q Q कैंसिल हो गया, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यस, Q Q कट गया। और यही फॉर्मूला आ गया पूरे सिस्टम का, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब बहुत ज्यादा सीरीज में हो तो नेट पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालने का ये पैटर्न है। शायद ये रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता था, यहाँ सीरीज में आ रहा है, ठीक है बच्चे, 10th में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का ये पैरेलल ग्रुपिंग होता था। अब बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग के बाद, बहुत सिंपल टॉपिक था ये। अब बात करते हैं हम पैरेलल ग्रुपिंग की। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाँ भाई पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में बताइए, तो पैरेलल ग्रुपिंग देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, बैटरी एक, देखो ध्यान से देखो, देखो बेटा, ये C1, ये C2, ये C3, ये बैटरी का प्लस माइनस, ये इसका वोल्टेज, यहाँ से चार्ज निकला Q, यहाँ चला गया Q3, यहाँ चला गया Q2, यहाँ चला गया Q1, ध्यान रखना। लेकिन V और V उल्टी कहानी है, बस सब उल्टी कहानी है, सब इसकी उल्टी कहानी। यहाँ चार्ज सेम था, यहाँ चार्ज सब में बढ़ जाता है, ये पहचान मेन है पैरेलल में। दूसरी बात, वोल्टेज जो बैटरी का होता है वही सबका होता है, वहाँ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट समझाओगे कि सर यहाँ चार्ज सब में बढ़ जाएगा, बस यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा, सब कुछ उल्टा है, यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज बढ़ जाएगा। और यहाँ एक का प्लस अगले के माइनस से होता था, एक का प्लस अगले के माइनस से, एक का प्लस अगले के माइनस से जुड़ता था, बट ऐसा नहीं। यहाँ देखो प्लस की साइड सारा प्लस एक तरफ, माइनस की साइड सारा माइनस एक तरफ, सब कुछ उल्टा। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे कि सर बोलोगे ऑल पॉजिटिव टुगेदर
एंड ऑल नेगेटिव प्लेट टुगेदर। ठीक है, सब कुछ उल्टा हो गया। सीरीज में चार्ज सेम, यहाँ पोटेंशियल सेम, जो बैटरी का वही सबने पोटेंशियल, वही वोल्टेज आएगा। यहाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ एक का प्लस अगले के माइनस से जुड़ेगा, यहाँ सारे सबके प्लस एक साइड होंगे और सबके माइनस एक साइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ किसका बंटवारा हो रहा है? चार्ज का। तो एक काम करो, जब चार्ज का जो बढ़ता है उसी का इक्वेशन लिखते हैं। तो फिर लिख सकते हैं, फिर तो हम Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का इक्वेशन लिखा। यहाँ चार्ज, तो चार्ज होता क्या है? CV, तो CV लिखेंगे, बट C इक्विवेलेंट पूरे सिस्टम का लिख रहे हैं। C1V प्लस C2V प्लस C3V, सबको चार्ज को CV में खोल दिया। V तो एक ही रखना है यहाँ पे, जैसे वहाँ V में चार्ज सेम रखा था, यहाँ V सेम रखेंगे चार्ज में। हो गया, V कट गया, C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया बेटा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो बिल्कुल उल्टा आया, बिल्कुल मुझे लग रहा है एकदम रिवर्स आया। देखो, आप देखो ना, खुद देखो ना, रिवर्स आ रहा है कैसे? वहाँ रेजिस्टेंस में ये सीरीज में होता था, यहाँ ये पैरेलल में है। और वहाँ वो पैरेलल में जो था वो सीरीज, उल्टी कहानी चल रही है। तो आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है वो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है। सीरीज की मेन पहचान ऐसे करेंगे हम, अगर चार्ज सब में सेम है तो सीरीज, और चार्ज बढ़ गया तो पैरेलल, और सीरीज होगा तो वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा, और पैरेलल होगा तो वोल्टेज सेम रहेगा, बैटरी का ही वोल्टेज सब में सप्लाई होगा। याद रखना ये सब पॉइंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस क्या होता है वो बताया और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया। अब अगले लेक्चर में मैं इस पे क्वेश्चंस और एनर्जी पढ़ाऊंगा। अब खत्म, एक आध क्लास में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, 1-2 क्लास मैक्सिमम। फिर एक टेस्ट लेने का भी मैं सोच रहा हूँ, और जो असाइनमेंट मैंने भेजा है अभी आपको PDF बना के पूरे चैप्टर बन का है। इससे पहले MCQ भी करा रखा है, मैंने दे रखा है, सॉल्यूशन भी भेज रखा है, बहुत कुछ करवा रहा हूँ। आप पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? जितना मैं दे रहा हूँ वो मोर देन इनफ है आपके लिए। बहुत बेसिक से ऊपर भी आप सीख लोगे, इवन कॉम्पिटिशन लेवल तक आप आराम से रिलैक्स रहोगे आप अगर पढ़ोगे तो। नहीं पढ़ने के तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो, और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, खत्म करूंगा मैं। थैंक यू। अब आपको याद होगा, मैंने एक बात पढ़ाई थी, आपको याद होना चाहिए, हर डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और अगर आपको डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो उसका भी तरीका मैंने बताया था कि आप क्या करो कि जो E0 है बाहर की इंटेंसिटी